ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज आयनिक इक्विलिब्रियम. सो आयंस का मतलब क्या होता है? आयंस, you know that there are two types of ions. One is positive ion, another is negative ion. So हम लोग ये चैप्टर में आयंस के बारे में पढ़ेंगे कुछ तो, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो Na प्लस और Cl माइनस पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन देते हैं. HCl व्हेन गेट डिसोसिएटेड इन वाटर टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस, तो उसे कहते हैं आयंस. तो यहाँ पे हम लोग कुछ चैप्टर में पूरे आयंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे. फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? ऐसे तो इक्विलिब्रियम हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है ना. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम इज द व्हाट स्टेट एट विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, डेंसिटी, कलर एंड कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंजेस विद टाइम. सो when the reaction goes on in ionic equilibrium, there is no change in pressure, properties and everything. अभी ये चीज़ है ना, हम लोग को अभी नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी से समझ में आएगा. बस इतना समझ लो कि जब वो आयंस बन रहे हैं तो वो आयंस कांस्टेंट हो गए, अब वो चेंज नहीं हो रहे. अब वो उसके कुछ भी कर रहे हैं, कलर जैसा है वैसे का वैसे ही है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसे कुछ चीज़ हो रहे हैं जब आयंस बन रहे हैं तो, ठीक है. तो आयंस जितने हैं उतने ही रह गए, और जितने नहीं आयंस बने वो अनडिसोसिएट वाले भी उतने ही हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है. डिफाइन आयनिक इक्विलिब्रियम. The equilibrium between ions and unionized molecule in a solution is known as ionic equilibrium. तो अब देखते हैं डेफिनेशन का मतलब क्या है. सपोज ये मैंने एक बीकर लिया है, यहाँ पे बीकर के अंदर हम लोग ने लिया है वाटर, ठीक है. तो ये वाटर ले लिया है हम लोग ने. अभी एग्जांपल के लिए हम लोग एक ले लेते हैं, कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेरियम सल्फेट. तो मैंने यहाँ पे बेरियम सल्फेट को ऐड कर दिया इसके अंदर. सो बेरियम सल्फेट, यू नो दैट बेरियम सल्फेट जैसे ही पानी में जाएंगे तो क्या होगा, वो गेट डिसोसिएटेड. तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, बेरियम आयन और सल्फेट आयन. तो ये दो चीज़ दे रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ याद रखना, पे बेरियम सल्फेट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ पार्ट रह जाएंगे डिसोसिएट, अनडिसोसिएट फॉर्म में. सो यहाँ पे आयन तो डिसोसिएट हो गए, कुछ मॉलिक्यूल्स तो डिसोसिएट हो गए, कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुए. सो जो नहीं डिसोसिएटिव्स हैं वो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में रह गया पानी के अंदर, कुछ रह गए आयंस के फॉर्म में. सो अब मैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो भी ये बेरियम सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो रहा है, मतलब वो और डिसोसिएट नहीं हो रहा है. ना बेरियम आयन और सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ना बेरियम सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ना बेरियम और सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. तो इन दोनों के बीच में आ गया इक्विलिब्रियम. तो बोथ द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट. तो जब बेरियम आयन और सल्फेट आयन और जो आयनाइज्ड आयन है और जो अनडिसोसिएटिव बेरियम सल्फेट है, उन दोनों के भी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं वो कौन से स्टेट में चले गए, इक्विलिब्रियम. अब यही चीज़ को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये इक्विलिब्रियम साइन बता रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर कांस्टेंट, देयर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग. सो यहाँ पे बेरियम आयन और सल्फेट आयन, तो यहाँ पे ये चीज़ है. यहाँ पे जो Ba+2 और सल्फेट आयन है वो आयंस है, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो अनआयनाइज्ड है, जो डिसोसिएट नहीं हो. कुछ मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट नहीं हो वो हम लेफ्ट में लिखते हैं, और जो पार्ट डिसोसिएट है उसे हम राइट में लिखते हैं. और दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए हम लोग बोलेंगे उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच गया. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे सॉलिड सॉल्ट एंड इट्स आयन. तो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, आप लोग के टेक्स्ट बुक में ये दिया है सॉलिड सॉल्ट एंड इट्स आयन. तो सॉलिड सॉल्ट क्या है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट है, और आयन जो है वो बेरियम और सल्फेट आयन है. तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है. तो तुम लोग फर्स्ट पॉइंट में यही चीज़ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड. अब ये वीक एसिड क्या है, मतलब वीक मतलब होता है जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है. तो कुछ मॉलिक्यूल रह जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं. सो यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग लेंगे वीक एसिड का वो है एसिटिक एसिड CH3COOH. सो यहाँ पे मान लो मैंने एक बीकर लिया, वाटर लिया, सेम वैसे ही वाटर लिए हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग ने एसिटिक एसिड डाल दिया. Whenever as you add the acetic acid, it get dissociated to form some molecule of the acetic acid get dissociated to form CH3CO minus and H plus ion. सो अभी इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है. एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो रहा है, ना एसिटेट आयन और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. तो दोनों के बीच में आ गया इक्विलिब्रियम, इसलिए हम लोग ने वहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन बताया. तो तुम लोग टेक्स्ट बुक में सेकंड पॉइंट दिया है आयनेशन ऑफ वीक एसिड. सो आयनेशन ऑफ वीक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन वीक एसिड एंड आयनाइज्ड आयन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आयनेशन ऑफ वीक बेस.
सो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी एक वीक बेस है जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ मॉलिक्यूल रह जाते हैं अनडिसोसिएट फॉर्म में, और जो डिसोसिएट हो गए वो उसे हम लोग ने राइट साइड में लिख दिया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स वैसे ही रह गए, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ammonium hydroxide is the example of ionic equilibrium, because ions and undissociate both are in the equilibrium condition, therefore it is known as ionic equilibrium example. So next देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द इक्विलिब्रियम बिटवीन H प्लस एंड OH माइनस आयन एंड अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, कभी भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी ना कुछ आयन के फॉर्म में रहते हैं, मतलब ये खुद ही अपने आप को डिसोसिएट करता है, लेकिन इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, बहुत ही पार्शली डिसोसिएट होता है, बहुत ही अभी सब लोग 100 मॉलिक्यूल्स है, इसमें से 2 या 3 मॉलिक्यूल मान लो डिसोसिएट हो गया, तो बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। सो यहाँ पे वाटर अगर डिसोसिएट भी हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो वाटर डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। तो इसमें से अगर एक H प्लस निकल गया तो बच जाएगा OH माइनस, ठीक है ना। तो वही लिखा है वाटर डिसोसिएट टू गिव, तो इसको अगर हम लोग को रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, H2O विच इज अनआयनाइज्ड विच इज नॉट डिसोसिएट and some part of the water molecule get dissociated, which is written on the right hand side. So this part is there. Soluble compounds may be classified as either electrolytes or non-electrolytes. The electrolytes are compounds that ionize or dissociate into their ions in aqueous solutions, and the solutions so produced conduct an electric current. The non-electrolytes are compounds which do not ionize and exist as molecules in aqueous solutions, and such solutions do not conduct electric current. The electrolytes are classified as strong and weak electrolytes. This classification is based on the extent to which they ionize in dilute aqueous solutions. The electrolytes which ionize completely or very nearly completely are referred to as strong electrolytes. For example, strong acids, strong soluble bases, and soluble salts are strong electrolytes. Electrolytes which dissociate only slightly in dilute aqueous solutions are called weak electrolytes. For example, weak acids and weak bases are weak electrolytes. Because weak electrolytes are only partially dissociated in dilute aqueous solutions, an equilibrium is established between the ions and the non-ionized molecule. Consider a beaker containing water, and in that we are adding a barium sulfate, which is a salt, which is a weak salt. So I am adding this barium sulfate. In that water it will going to dissociate to form barium ion and sulfate ion. So it get dissolved, but this will not dissolve fully. Some barium sulfate will remain in the solution and some part will get dissolved. It will get partially dissociated. So there is a equilibrium between barium sulfate and barium ion. So there is a equilibrium. What is the meaning of equilibrium is what? Neither the barium sulfate concentration decreases, neither the barium ion and sulfate concentration decreases. They both remain in equilibrium position. So ions and unionized ion, they remain in equilibrium condition. So there is a equilibrium between unionized ion and ions. The ionization reaction is represented by double arrow between the ions and non-ionized molecules of the weak electrolyte. I have connected the positive terminal to the bulb, and the other terminal of the bulb is connected to the iron electrode. In this setup, we are using iron electrodes on both sides. Now,
I have connected the negative terminal to the key, switch, and the other part of the key is again connected to the iron electrode. When we place both the iron electrodes in the HCl solution, we must make sure that the two electrodes do not touch each other. Here, we observe that the bulb glows brightly. Next, when we dip the electrodes in copper sulfate solution, the bulb again glows brightly. This means that copper sulfate is a strong electrolyte. Now, when we place the electrodes in vinegar, we can see that the bulb glows dimly. This means that vinegar is a weak electrolyte. Finally, when we place the electrodes in sugar solution, we see that the bulb does not glow at all. This means that sugar is a non-electrolyte. जस्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. वैसे तो हम लोगों ने इसके एनिमेशन देख लिए तो भी एक बार जस्ट रिवीजन. सो जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया है. यहाँ पे लिखना चाहिए था वाटर सोल्यूबल कंपाउंड. ठीक है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में दो पार्ट में स्प्लिट अप है. कौन से दो पार्ट में स्प्लिट अप है? एक तो इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच गिव्स ए आयंस विच गिव राइज टू आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर है, जो NaCl इसमें ऐड कर दिया है हम लोग ने, और NaCl गेट डिसोसिएटेड टू फॉर्म व्हाट? Na प्लस एंड Cl माइनस. अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो दूसरा फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा पार्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? सब्सटेंस विच डू नॉट आयनाइज्ड. तो सब्सटेंस यहाँ पे मैंने लिया है शुगर मॉलिक्यूल. अगर मैंने इसको वाटर में ऐड किया तो इसमें कोई आयंस नहीं बनेंगे, उसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं बनेंगे. सो वही लिखा है डू नॉट आयनाइज्ड इन द aqueous solution, and such type of electrolyte is known as what? Non electrolyte. ये ऐसे वाटर सोल्यूबल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. Let's see the example of electrolyte and non-electrolyte. So here there is an example of electrolyte. तो पहले देखते हैं electrolyte का example. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि when an electricity is passed through NaCl in molten or aqueous form, it conduct electricity. तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि अभी यहाँ पे NaCl लिया मैंने, NaCl solid form में होता है. When you heat it, what will happen? It will get converted into liquid. तो मैंने यहाँ पे NaCl को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है और एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, और पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से और बल्ब से कनेक्ट कर दिया है. तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये मोल्टन NaCl है, जब इस ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब ये NaCl लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो होता क्या है इसके अंदर? वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है. हीट की वजह से इन दोनों के बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक हो जाते हैं और ये लोग अलग हो जाते हैं और बन जाते हैं कैटायन और एनायन, Na प्लस और Cl माइनस. तो ये सोल्यूशन के अंदर Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में आ जाते हैं. तो और यही रीज़न है कि आयंस बन गए हैं इसके अंदर, देयरफॉर इट विल गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. देयरफॉर मोल्टन NaCl इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्वस NaCl. अभी एक्वस NaCl में तो हम हीट तो नहीं करते, सिर्फ व्हाट वी डू, सॉल्ट लिया, उसमें वाटर में डाल दिया. वाटर में डालने पे वाटर के अंदर पोलैरिटी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. तो वो क्या करते हैं? वो Na प्लस को और Cl को खींचते हैं अपने तरफ, अट्रैक्ट करते हैं. ओके, और इस तरह से Na प्लस और Cl माइनस के बीच के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और यू गेट ए कैटायन एंड एनायन, Na प्लस और Cl माइनस बनते हैं. और यही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज यहाँ पे भी आयंस बन रहे हैं तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल है यही Na प्लस और Cl माइनस, जिसकी वजह से ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी. तो हम लोग एक वीडियो देखते हैं, तुम लोग को और अच्छी तरह से क्लियर होगा. हम लोग
non-electrolyte. Sugar, benzene, urea. Aqueous solution of these substances do not conduct electricity. These substances are called as non-electrolyte. So here you can see sugar, benzene, urea. These are all example of non-electrolyte. So if I take this any of this non-electrolyte such like sugar, okay, and if I add in a water, if I add in water, there will be no formation of ions. So sugar will not going to form any ions. If it not form any ion, it will not conduct electricity, because to conduct electricity you required a cation and anion, and the sugar do not form any ions. Therefore, if there is no ion, there is no conducting of electricity. So sugar is a non-electrolyte. Degree of dissociation. It is denoted by symbol alpha. The degree of dissociation of an electrolyte is defined as a fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociates into its ions when the equilibrium is attained. तो यहाँ पे हम लोग ने एक बीकर लिया है, ठीक है, और इस बीकर में लिया है हम लोग ने वाटर, ठीक है. तो अभी मैंने इसमें क्या डालने वाला हूँ, 5 मोल्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलते हैं देख लो जरा. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, एज्यूम करते कि ये एक है वो 1 मोल है. 1 मोल में एवोगैड्रो के अंदर था, वो कंफ्यूजिंग है. सिंपल है, समझो कि जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही मोल समझ के चलते हैं, समझाने में बहुत ईजी होगा. तो यहाँ पे HCN 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 मोल्स ऑफ व्हाट, HCN इन वाटर. वी आर गोइंग टू ऐड ए 5 मोल ऑफ HCN इन वाटर. सो हम लोग यहाँ पे HCN को ऐड कर देते हैं पानी के अंदर, तो देखते क्या होता है. तो मैंने 2 और ऐड कर दिया, 3 4 और ऐड कर दिया, और एक लास्ट ये भी ऐड कर दिया. चलो हो गए 5 ऐड हो गए, 5 HCN ऐड हो गए. अब होगा क्या है यहाँ पे, जिस वाटर के, सिंस ये जो HCN है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट तो होगा नहीं, बहुत ही कम डिसोसिएट, कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे. सर वो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि इसमें से पहले 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, मतलब ये HCN, ओके. तो देखते क्या होता है. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल 5 मोल्स ऑफ वाटर है यहाँ पे, ठीक है. आगे देखते हैं. तो यहाँ पे ये जो HCN है, ये यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 मोल्स डिसोसिएट हो गए. तो ये गया 1 मोल डिसोसिएट हो गया. अब देखते हैं दूसरा मोल भी डिसोसिएट हो गया. डिसोसिएट होकर क्या दिया, H प्लस, क्या क्या दिया डिसोसिएट होके, H+CN माइनस H+N. टोटल कितने मोल्स थे, 1 2 3 4 5. 5 में से कितना डिसोसिएट हो गया, 2 मोल्स डिसोसिएट हो गया. यहाँ तक क्लियर हो गया. फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब ऊपर का पार्ट देखेंगे तो क्या लिखा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए. अभी यहाँ पे कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, 2 मोल्स डिसोसिएट हो गए ना. 2 मोल्स ऑफ HCN डिसोसिएट हुआ है कि नहीं. तो हम लोग यहाँ पे ऊपर अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर के साइड पे हम लोग लिखेंगे, ये मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है, इसको ऊपर लिखना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है. तो यहाँ पे कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, 2 मोल्स डिसोसिएट हो गया. कितना मोल्स हम लोग ने अपॉन क्या लिखा है इसमें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे कितने टोटल मोल्स लिए थे, 5 लिए थे. तो हम लोग यहाँ पे काम करते 5 यहाँ पे नीचे लिख देते हैं. यहाँ तो समझ में आ गया, 2/5. तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे हमें आंसर आएगा 0.4. तो ये मेरा अल्फा वैल्यू मिल गया. अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो हमें पता चल गया 0.4 मोल्स डिसोसिएट हो गए, ठीक है. जितने भी मोल्स लिए थे उसमें से 0.4 मोल्स डिसोसिएट हो गए. तो अब इसका अल्फा वैल्यू तो मिल गया. अब इसके और एक चीज है, तो अभी इसका मतलब देखते हैं. फ्रैक्शन ना यहाँ पे लिखा था, देखो क्या लिखा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन. अभी पूछूंगा यहाँ पे फ्रैक्शन किधर है, ये देखो ये फ्रैक्शन है, 2/5. 2/5 फ्रैक्शन है. तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये 2/5. ये क्या बता रहा है कि 5 मोल में से 2 मोल डिसोसिएट हो गया, ये बता रहा है. ओके, ये फ्रैक्शन, ये अल्फा मुझे ये समझा रहा है कि कितने मोल्स हम लोग ने ऐड किए थे और कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए. ओके, डिसोसिएशन एंड द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. व्हाई द वर्ड इज गिवन एज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. देखो अब यहाँ पे और मोल्स ऑफ HCN डिसोसिएट नहीं हो गए, जितने होने थे हो गए. अब ये 2H कांस्टेंट रहने वाला है, 2CN कांस्टेंट रहने वाला है, और ये 3 HCN कांस्टेंट रहने वाला है. अब इन दोनों के बीच में आ गया है इक्विलिब्रियम. इसलिए हम लोग को जब डेफिनेशन लिखते समय ये इक्विलिब्रियम में मेंशन करना है. तो क्या क्या मेंशन करना है, पहले फ्रैक्शन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताना है. मतलब फ्रैक्शन मुझे पता था कितना मोल डिसोसिएट हो गया आयंस में, कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए आयंस में, और जब
कब ये देखना है, ये फॉर्मूला तब लिखना है जब ये दोनों में के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं और मैं वैल्यू लिखते चेंज होते रहेगा। जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गया, अब कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तब मैं वो वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे 2/5 और दैट वैल्यू विल बी अल्फा। ओके अगर हम लोग को अगर परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो परसेंटेज डिसोसिएशन भी एक फॉर्मूला है। परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू 100। तो हमें यहाँ पे अल्फा का वैल्यू मिल चुका है, क्या मिला है यहाँ पे 0.4। तो हम लोग एक काम करते हैं 0.4 यहाँ पे ऐड कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हम लोग को परसेंटेज डिसोसिएशन का 40%। तो ये 40% क्या बता रहा है कि 100% मैंने लिया था इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से सिर्फ 40% क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया। 60% अभी भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। दिस इज नोन एज डिग्री परसेंटेज डिसोसिएशन। सो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गए, एक अल्फा के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं और नीचे वाले को परसेंटेज डिसोसिएशन बोलते हैं। सो हमेशा याद रखना जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो ऊपर लिखा है देखो यहाँ पे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अल्फा के वैल्यूज बहुत कम होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू सिर्फ 0.4 है, तो 1 से बहुत कम है। तो हमेशा याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगा और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत नजदीक रहेगा। अभी 1 से नजदीक क्यों रहेगा, अगर मैंने 5 मोल लिया, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता तो 5 रहता, तो यहाँ पे जो ऐसे मान के चलते कि पूरा डिसो, जैसे कि HCl, मान लो मैंने 5 मोल HCl लिया तो पांचों के पांचों HCl डिसोसिएट हो गए, तो मतलब 5/5 कितना हुआ आंसर 1। तो अल्फा का वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू 1 रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। The factors affecting alpha, that is, the degree of dissociation. There are four main factors which affect the value of alpha. First is the nature of solute. Second is the nature of solvent. Third is the concentration of the solution. And fourth is the temperature of the solution. The factors affecting alpha, that is, the degree of dissociation. First factor, nature of solute. Solute is the substance which we dissolve in the solvent, usually in water. If the solute is a strong electrolyte, then it dissociates almost completely into ions in aqueous solution. So, the value of alpha is nearly equal to 1. Examples of strong electrolytes are sodium chloride, hydrochloric acid, nitric acid, and sodium hydroxide. If the solute is a weak electrolyte, then it dissociates only partially into ions. So, the value of alpha is much less than 1. Examples of weak electrolytes are acetic acid, ammonium hydroxide, and carbonic acid. Or, strong electrolytes have high degree of dissociation, while weak electrolytes have low degree of dissociation. Second factor, nature of the solvent. The degree of dissociation of an electrolyte in a solvent increases as the polarity of the solvent increases. Here HCl dissolve completely in polar solvent water easily. So degree of dissociation is high, that is nearly equal to 1. But when HCl is dissolved in a nonpolar solvent like benzene, it does not dissociate. Here the alpha value is far very less than 1. So here the degree of dissociation is less in nonpolar solvent. Third factor, concentration of solution. Degree of dissociation of an electrolyte increases with the dilution of the solution. So degree of third factor which the degree of dissociation depend on is the concentration of the solution. So what is written here, degree of dissociation of the electrolyte increases with the dilution of the solution. Suppose if I take this beaker and in that beaker I am adding a water and it has a certain volume, okay, a certain volume. Here volume is very less. Now I am assuming this volume is very less. Now I will going to add more water. So in that I have added ammonium hydroxide. So what happened, because of this it is added in water, some molecule of ammonium hydroxide will get dissociated to form ammonia ion and hydroxide ion. So what is the degree of dissociation here?
So degree of dissociation formula is what? Number of moles dissociated upon total number of moles. So here in case, this is the case 1. In case 1, if you see here, ammonium hydro, how many molecule you have used here? 1, 2, 3, 4, 5. Out of that 5 molecule, 1 molecule get dissociated. So here the number of moles which is dissociated is 1. This is the one molecule which has been dissociated. And how many number of moles you have taken? 5 moles. So answer is what? 1 by 5 is equal to 0.2. Therefore the degree of dissociation is 0.2. I mean, now what I will do, I will dilute this. Okay, I have diluted it, means concentration decreases. So after adding the water, the volume of the dilution increases. So what will happen, as you have diluted it, the more amount of ammonium hydroxide will going to convert into ammonium and hydroxide ion. So here the second molecule get converted here and is going, and another molecule also get converted into ammonium ion and hydroxide ion. So now how many molecule, because of this dilution has increases, the alpha value will increase. So what will be the alpha value? Case 2, alpha equal to, so here the number of molecule which has been dissociated is 3 moles. Okay, and how many moles are there? 5 moles. So 3 by 5 is approx value is what? 0.6. therefore degree of dissociation is 0.6. as you can see here, when the volume was very less, the degree of dissociation was 0.2. When you diluted the solution, the degree of dissociation is 0.6. So what you have concluded here, as the concentration decreases, so what happened, you know that concentration and dilution is inverse relation. If you dilute it, the concentration decreases. So as the concentration decreases means dilution increases, so degree of dissociation will going to increase. You can see here the degree of dissociation is increasing. Next factor where degree of dissociation depend on is temperature of the solution. Degree of dissociation is directly proportional to temperature. More the temperature, more will dissociation of ions and more will be the degree of dissociation. In this you can see that here temperature is low. Dissociation is less. Thus degree of dissociation is less. In another cases temperature is high. Dissociation is high. Thus degree of dissociation is high.